हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री एसेंशियल्स में आज अपन लेक्चर 4 में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास देखेंगे। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड इक्विवेलेंट मास, तीन मासेस अपने को देखने हैं, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट। फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास सिंपली होता है मास ऑफ एन एटम। एक सिंगल एटम के मास को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। अब एटम है, एटम तो बहुत छोटा है, तो इसका जो मास हम कैलकुलेट करेंगे वो किलोग्राम या ग्राम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत छोटी सी यूनिट बनाई है, वो कौन सी है? AMU। AMU होती है एटॉमिक मास यूनिट। AMU को ही हम बोलते हैं U। U मीन्स यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। और AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटम क्योंकि बहुत छोटा है तो इसको ग्राम या केजी के अंदर हम एक सिंगल एटम का मास कैलकुलेट नहीं करते हैं, और किस में करते हैं? AMU, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? U। और इसके नाम है, इसको डेल्टन भी बोलते हैं, और AMU को ही हम बोलते हैं एस्टन और एवोग्राम। एवोग्राम, ठीक है। लेकिन हम जनरल जो यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस में वो यूज़ करते हैं AMU और U। एटॉमिक मास यूनिट में इसको कैलकुलेट करेंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं? U। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो हम उसको लिख सकते हैं 12 AMU और 12 U। ये एक सिंगल एटम का मास है। एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ एन एटम। एक एटम के मास को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। अभी हमने देखा कि एटॉमिक मास क्या होता है? एक सिंगल एटम का मास होता है। अब एटम किस किस से मिलके बना हुआ है? एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? तो हमने देखा एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है, इसलिए हम इसके मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। एटॉमिक मास में इसका मास कैलकुलेट नहीं करते, और हम केवल 2 ही पार्टिकल्स का मास देखते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, और दोनों के मास का जो सम होगा वही क्या होगा? एटॉमिक मास। अब हमें पता है कि एक प्रोटॉन का मास यूनिट मास होता है। प्रोटॉन के मास को बोलते हैं 1 यूनिट मास, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्स सेम होता है। तो अगर इसका मास यूनिट मास है तो न्यूट्रॉन का मास भी क्या होगा? यूनिट मास। अगर किसी एटम में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है तो 1 + 1, उसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 2। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास है 12। क्यों है 12? क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। एक प्रोटॉन का मास है 1 यूनिट, तो 6 प्रोटॉन का मास होगा 6 यूनिट। 1 न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिट, तो 6 न्यूट्रॉन का मास 6 यूनिट, तो 6 + 6 कितना हो गया? 12। क्लियर? तो एटॉमिक मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, और एक प्रोटॉन के मास को हम बोलते हैं यूनिट मास, और एक न्यूट्रॉन का मास भी कितना होता है? यूनिट मास। और एटॉमिक मास कैलकुलेट करते टाइम हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक मास है 4। क्यों है इसका 4? इसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 1 प्रोटॉन का 1 यूनिट, 2 प्रोटॉन का 2 यूनिट, और 2 न्यूट्रॉन्स का मास है 2 यूनिट, तो इसका टोटल एटॉमिक मास कितना हो गया? 4। अब हम एटॉमिक मास यूनिट की केजी के साथ में रिलेशन देख रहे हैं। एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU इक्वल्स टू होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg। बिल्कुल प्रोटॉन के मास के इक्वल है। 1 AMU और kg में क्या रिलेशन होता है? 1 AMU इक्वल्स टू 1.67 × 10⁻⁻27 kg। तो हम AMU को kg में, लेकिन अब एटॉमिक मास को जब हमें डिफाइन करना हो तो हम करेंगे उसको मोल कॉन्सेप्ट के बाद, जब हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे। तो अभी हमने सिंपली देखा है एटॉमिक मास होता है मास ऑफ ए सिंगल एटम, और इसकी यूनिट क्या होती है? AMU। और AMU का kg के साथ रिलेशन क्या है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg इक्वल्स टू 1 AMU होता है। अब हम कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो हमारे कैलकुलेशंस में यूज़ होते हैं, उनके एटॉमिक मासेस देखेंगे। सबसे पहले अपन जो एलिमेंट देख रहे हैं, ये एलिमेंट है और ये इसका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास को सिंपली हम कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं।
हाइड्रोजन है फर्स्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास 4, कार्बन का एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन का 14। 14 क्यों है? क्योंकि इसमें 7 प्रोटॉन्स हैं और 7 न्यूट्रॉन हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, सोडियम का एटॉमिक मास 23, और हमारे पास में मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24। मैग्नीशियम के बाद हम ले रहे हैं एल्यूमिनियम 27। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास है 31 और सल्फर का एटॉमिक मास है 32। सल्फर के बाद हम देख रहे हैं क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, ये फ्रैक्शन में है। और हमने पहले बात करी थी फ्रैक्शनल एटॉमिक मास किसकी वजह से होते हैं? आइसोटोपिक एग्जिस्टेंस की वजह से। जिस भी एलिमेंट के आइसोटोप्स होंगे उसका एवरेज एटॉमिक मास अपन देखेंगे, और एवरेज एटॉमिक मास फ्रैक्शन में भी आ सकता है। क्लोरीन का जब भी कैलकुलेशन में हमें रखना होगा तो कितना एटॉमिक मास लेंगे? 35.5। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है, कैल्शियम का 40। कैल्शियम के बाद हम देख रहे हैं क्रोमियम 52, क्रोमियम के बाद मैंगनीज 55 और 56 होता है आयरन का। कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 और जिंक का एटॉमिक मास है 65। जिंक के बाद अपन बात कर रहे हैं ब्रोमीन, ब्रोमीन का एटॉमिक मास है 80। नेक्स्ट है सिल्वर 108, आयोडीन का होता है 127, बेरियम का होता है 137 और गोल्ड का होता है 197। ये अपने हैं एटॉमिक मासेस जो हमें लर्न करने हैं। और एटॉमिक मासेस का मतलब है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है, 39 है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर तो कितना होता है? 19। तो 19 तो इसमें प्रोटॉन है और 20 इसमें क्या है? न्यूट्रॉन। कैल्शियम का 40 है क्योंकि इसमें 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन है। तो ये तो होता है एटॉमिक मासेस। टोटल 118 एलिमेंट्स नोन है, लेकिन हमारे को 118 के एटॉमिक मासेस लर्न नहीं करने हैं। तो केवल जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, केवल मैंने वही बताए हैं और ये तो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में ही इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये एटॉमिक मासेस हैं जो आज आपको लर्न करने हैं। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का कितना है? 4। अच्छा, इसके अंदर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये जो मेटल्स हैं इनका कॉमन नेम है कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल्स, क्योंकि पुराने टाइम में इनसे कॉइन्स बनते थे, सिक्के बनते थे। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ये ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का कॉमन नेम क्या होता है? हेलोजेंस। इनको बोलते हैं हेलोजेंस। तो हेलोजेंस तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल्स। ये था अपना एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास के बाद अपन देख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास देखने से पहले अपने को ये पता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं? एटम्स के मिलने से। एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास अगर किसी का भी निकालना हो तो हम सारे एटॉमिक मासेस का सम कर देंगे। एटॉमिक मासेस का सम ही क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास होता है सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के सम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हमें एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। अगर एटॉमिक मास पता है तो हम उनको ऐड कर लेंगे। और दूसरा क्या पता होना चाहिए? उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। जैसे मैंने कहा मुझे एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, CH3COH। अगर आप इन सबका सम करोगे, कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन का 3, फिर 12, 16, 16, 1, सबको ऐड कर लेना, ये टोटल कितना आएगा? 60। टोटल कितना होगा? 60। जैसे मुझे H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो 2 हाइड्रोजन का 2 है, सल्फर का 32 है और ऑक्सीजन का 16 4 जा 64। अगर मैं सबको ऐड कर लूँगी तो आएगा 98। कितना आएगा? 98।
एक और मैं आपको बता रही हूँ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देखे थे एसिड्स, H3PO4 होता है। और आपको पता है एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, फॉस्फोरस का होता है 31 और एक ऑक्सीजन का होता है 16। सबका टोटल करेंगे तो यहाँ भी 90-80 आएगा। इसका मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास सेम हो सकते हैं। और एसिटिक एसिड का जैसे 60 है। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है केमिस्ट्री में यूरिया, NH2CONH2। ये क्या है? यूरिया। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और यूरिया का भी टोटल करोगे, नाइट्रोजन का 14 रखना, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 के अकॉर्डिंग सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 60। मतलब यूरिया का और एसिटिक एसिड दोनों का मोलर मास कितना होता है? 60। और H2SO4 और H3PO4 दोनों का कितना होता है? 98। अगर हम ऑक्सैलिक एसिड की बात करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड होता है H2C2O4.2H2O। ये .2H2O का क्या मतलब है? जब भी ऐसे डॉट में वाटर जुड़ा हुआ हो, इसका मतलब उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। कौन सा वाटर है? क्रिस्टलाइन वाटर। और जब भी अगर ऐसा क्रिस्टलाइन वाटर होता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते टाइम हमारे को उस मास को भी, उस वाटर के मास को भी ऐड करना होता है। अब आप देखिए 2 हाइड्रोजन का 2, 2 कार्बन है 12, 2 जा 24, 16 4 जा 64 और 4 हाइड्रोजन है तो 4 और 2 ऑक्सीजन है तो 32। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये आएगा 126। कितना आएगा? 126। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर कभी भी क्रिस्टलाइन वाटर हो तो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालते टाइम उस वाटर को भी ऐड करना है। नेक्स्ट हम और इम्पॉर्टेंट देख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, KMNO4। KMNO4 का नेम है पोटेशियम परमैंगनेट और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। पोटेशियम का कितना होता है? 39, मैंगनीज का मैंने अभी आपको बताया 55 और ऑक्सीजन का 16 4 जा 64। टोटल ही आएगा 158। कितना आएगा? 158। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMNO4 और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 158। ये हमारे जब प्रैक्टिकल में हम टाइट्रेशंस करते हैं तो वहाँ पर बहुत काम आएगा। एक और KMNO4 जैसा ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7 और K2Cr2O7 का नाम क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये भी लैब में यूज होने वाला बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका जब निकालोगे तो आपको पोटेशियम का पता है, एक का कितना होता है? 39, 2 है तो 39 × 2 कर देंगे। क्रोमियम का मैंने अभी आपको बताया 52, 2 है तो 52 × 2 और ऑक्सीजन का होता है 16 तो 16 × 7। अब इन सबको ऐड करेंगे तो इसका टोटल आता है 294। K2Cr2O7 और KMNO4 ये याद रखना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 158, पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है 294। तो देखो मॉलिक्यूलर मास अपना टॉपिक चल रहा है। मॉलिक्यूलर मास आप केवल तभी निकाल पाओगे जब आपको मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता हो और उसके जो एटम्स उसमें काम में आ रहे हैं उन सबका एटॉमिक मास पता हो। ठीक है, और एटॉमिक मास पता है तो उन एटॉमिक मासेस का सम करोगे तो क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट अब अपन बात कर रहे हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज आप सब जानते हो, C6H12O6 ये है अपना ग्लूकोज। कार्बन का मास आपको पता है 12 तो 12 × 6 करना है। हाइड्रोजन का 1 तो 1 × 12, ऑक्सीजन का 16 तो 16 × 6। टोटल सबका करोगे तो आएगा 180। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? 180। एक हम ले रहे हैं सुक्रोज, C12H22O11 ये सुक्रोज है या इसको हम कॉमन टेबल शुगर भी बोलते हैं। इसमें आप सबका मास जब ऐड करोगे, आपको कार्बन का पता है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, तो ये आता है 342। कितना आता है? 342। ठीक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, जैसे NaOH। NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं और इसका कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा भी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो या फिर कॉस्टिक सोडा।
इसका मॉलिक्यूलर मास सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना आएगा 40। एक जैसे कॉस्टिक सोडा है ऐसे एक कंपाउंड है कॉस्टिक पोटाश, या इसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल करोगे आएगा 56। तो आपको पता है NaOH और KOH तो बहुत कॉमन बेस है, और इसका NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 है, KOH का 56 है। तो जब आप ये मॉलिक्यूलर मास देख रहे हो तो आपको ये पता लग रहा है मॉलिक्यूलर मास केवल हम तभी किसी का बता सकते हैं जब मुझे उस मॉलिक्यूल का सही फॉर्मूला आता हो, और दूसरा मुझे एटॉमिक मासेस याद हो। अगर मुझे एटॉमिक मासेस नहीं पता तो हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बेटा मैंने जो अभी आपको एटॉमिक मासेस इससे पहले बताए हैं वो सब आपको लर्न करने हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है CaCO3। CaCO3 को हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं या मार्बल कॉमन नेम है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का होता है 12, और 16 3 जा 48, टोटल करोगे बिल्कुल परफेक्ट 100 आएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 100। क्लियर हो गया? ये था अपना मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बाद अब हम थर्ड मास पे आ रहे हैं, वो है इक्विवेलेंट मास। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों को हम m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एटम की बात हो तो एटॉमिक मास, और जब मॉलिक्यूल की बात हो तो m क्या होता है मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जो इक्विवेलेंट मास है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल E से। इक्विवेलेंट मास क्या होता है E, और E कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी का भी मुझे इक्विवेलेंट मास बताना है। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है m/x। इक्विवेलेंट मास क्या होता है m/x। अगर आपको किसी एटम का इक्विवेलेंट मास चाहिए तो m हो जाएगा उसका एटॉमिक मास। m क्या हो जाएगा एटॉमिक मास। और अगर आप इक्विवेलेंट मास किसी मॉलिक्यूल का बता रहे हो तो m यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो गया? तो m जो है वो एटम के केस में एटॉमिक मास होगा और मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा मॉलिक्यूलर मास। अब अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें बची है वो है x। E इक्विवेलेंट मास है, m एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास है। अब अपने को देखना है x क्या है वो देखते हैं। x अलग अलग केसेस में अलग अलग कंपाउंड्स के लिए x अलग अलग तरह से डिफाइन करेंगे। सबसे पहले अगर हम जिसका इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं, मान लो वह कोई एसिड है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। कभी भी अगर आपको इक्विवेलेंट मास चाहिए तो पहले आप उस कंपाउंड को देखो कि जिसका इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हो वो क्या है। वो कोई एसिड है या कोई बेस है या कोई सॉल्ट है या कोई आयन है या कोई एटम है या कोई कंपाउंड है। आप किसका इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हो? तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ जिसका इक्विवेलेंट मास निकालना है वो एसिड है। अगर आप किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हो तो उसके लिए x होता है, x फॉर एसिड, x होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस। एसिड के लिए x क्या होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेसिसिटी। क्लियर? तो एसिड के लिए x होता है उसकी बेसिसिटी का मतलब ये होता है कि वो वाटर में डालने पर कितने H आयन दे रहा है। क्लियर? जैसे HCl है तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? तो फॉर्मूला है m/x। इसका m कितना है? हाइड्रोजन का मास है 1 और क्लोरीन का 35.5, टोटल करेंगे तो 36.5। और अब इसको अगर मैं वाटर में डालूं तो ये कितने H देगा 1, और एक H देगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर X कितना हुआ 1, तो इसका इक्विवेलेंट मास 36.5 ही हो गया। H2SO4 है, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास। मैंने अभी H2SO4 का आपको मॉलिक्यूलर मास बताया, कितना होता है 98। सबको ऐड कर लेना 98। अब बात आती है डिवाइड किससे करना है, तो ये 2H देता है वाटर के अंदर, 2H देगा तो डिवाइडेड बाय 2, तो 98/2 मतलब 49। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास किस में रखेंगे 49 पुट करेंगे। H3PO4 है,
इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो मैंने कहा था इसका भी मॉलिक्यूलर मास H2SO4 की तरह 90-80 है, लेकिन ये कितने H देगा वाटर में? 3 H देगा, तो किससे डिवाइड करना है? 3 से। ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4.2H2O। फर्स्ट क्लास में मैंने ऑक्सैलिक एसिड बताया था, 2 COOH को मिला के बनाते हैं, तो ये ऑक्सैलिक एसिड है। इसका मॉलिक्यूलर मास अभी अपन ने देखा 126 होता है। अब किससे डिवाइड करें? हाइड्रोजन अगर देखूं तो 2 ये रहे, 4 ये रहे, टोटल 6 हाइड्रोजन है। लेकिन एक बात बताओ, क्या वाटर की हाइड्रोजन कभी एसिडिक होती है? वाटर तो कैसा होता है? न्यूट्रल। तो ये रिप्लेसेबल H नहीं है। मैंने यहाँ पर लिखा है रिप्लेसेबल H, जो वाटर में रिलीज हो सकते हैं, और H2O तो न्यूट्रल है, तो ये H अपने को काउंट नहीं करने, हम केवल ये वाले H काउंट करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 2 मतलब 63। ऑक्सैलिक एसिड ये है COOH.2H2O, इससे हो गया H2C2O4। तो केवल ये H रिप्लेसेबल है, ये H रिप्लेसेबल है, वाटर वाला H रिप्लेसेबल नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। जब भी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालोगे बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एक्स। एक्स मतलब डिवाइड किससे करना है, तो एसिड में किससे डिवाइड करोगे? जितने वो H देता है, और कोई एसिड जितने H देता है उसको क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। क्या बोलेंगे? बेसिसिटी। एसिड के इक्विवेलेंट मास के बाद हम सेकंड ले रहे हैं, बेस का इक्विवेलेंट मास। ये सेकंड पॉइंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। जिसका मुझे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना वो कोई बेस है, तो वहाँ पर X होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस। वो बेस कितने OH देता है, और कोई बेस जितने OH देता है उसको क्या बोलते हैं? एसिडिटी। एसिडिटी, जैसे NaOH है, KOH है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, या एक मैथमेटिकल बेस ले लेती हूँ MOH4। ये मैंने कुछ बेसेस लिखे हैं। इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा, तो बोलो होगा M/1, क्योंकि एक ही OH देगा। इसका होगा M/2, सॉरी इसका होगा M/1, क्योंकि ये एक OH देगा। इसका होगा M/2, क्योंकि इसमें 2 OH है रिप्लेसेबल। इसका होगा M/3, और इसका होगा इक्विवेलेंट मास M/4। M क्या है? M है मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे आपको इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तो आपको पता है एल्यूमिनियम का होता है 27, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो 16 3 जा 48, और 3 हाइड्रोजन है तो +3, तो 27 तो एल्यूमिनियम का हो गया, 3 हाइड्रोजन का 3 हो गया, और 16 3 जा 48, तो ये हो गया 30 + 48 मतलब 78। तो यहाँ पर M क्या हो गया? 78/3 हो गया। क्लियर? तो देखो, बेस का इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो बेस के लिए X क्या है? बेस के लिए X है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन। जो बेस वाटर में डालने पे जितने OH आयन देता है वो होती है उसकी एसिडिटी, और कोई एसिड के लिए X क्या होता है? उसकी बेसिसिटी। एसिड के लिए X है वो कितने H दे रहा है, और बेस के लिए X है वो कितने OH दे रहा है। एसिड और बेस के बाद हम देख रहे हैं थर्ड पॉइंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन। किसी आयन का इक्विवेलेंट मास हम देख रहे हैं, केटायन का या एनायन का। अगर कोई आयन है उसका इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो उसके लिए X होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, उस चार्ज उसके ऊपर, उस आयन के ऊपर जो भी चार्ज है उसका केवल मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस साइन नहीं देखना है, केवल क्या देखोगे? मैग्नीट्यूड। एक एग्जाम्पल है, जैसे H+ है, Ag+ है, या Cl- है, O2- है, या फेरस आयन है, या फेरिक आयन है, क्यूप्रस है, या क्यूप्रिक आयन है। इससे अपन देखते हैं, या फिर एक आप ले सकते हो अमोनियम आयन है, सल्फेट आयन है। ये सब आयन्स या रेडिकल्स हैं, और मैंने इनका मुझे इक्विवेलेंट मास बताना है। तो देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, और इस पे जो चार्ज है वो है +1, तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 1।
तो वैसे तो हाइड्रोजन का परफेक्ट एटॉमिक मास तो अपन यहाँ पर 1.008 लेंगे, तो ये आ जाता 1.008। इसको अपन अप्रॉक्स क्या मान सकते हैं, 1। सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 डिवाइडेड बाय 1। डिवाइडेड बाय 1 क्यों करा, क्योंकि इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ है। क्लोरीन का मास होता है 35.5, किससे डिवाइड करेंगे, 1 से, क्योंकि यहाँ भी -1 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड 2 है। आयरन का होता है 56, देखो यहाँ भी आयरन है, यहाँ भी आयरन है, दोनों जगह एटॉमिक मास 56, लेकिन यहाँ चार्ज कितना है, 2, और यहाँ है 3। तो देखो Fe का एटॉमिक मास हमेशा 56 ही होगा, लेकिन इक्विवेलेंट मास जब निकालना है तो इक्विवेलेंट मास डिपेंड्स ऑन चार्ज। तो अगर फेरस है तो 56/2 और फेरिक है तो 56/3। कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक मास मैंने आज आपको बताया 63.5 होता है, यहाँ भी 63.5। अब मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मैं 63.5 को x से डिवाइड करूंगी। यहाँ x कितना है, 1, और यहाँ x कितना है, 2। अमोनियम, अब ये रेडिकल आ गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और 4 हाइड्रोजन का 4, तो 14 + 4 कितना हो गया, 18 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि +1 चार्ज है। सल्फर का होता है 32 और 16 4 जा 64, तो 32 + 64 दैट इज 96 डिवाइडेड बाय 2। 96 डिवाइडेड बाय 2, तो सल्फेट का कितना हो गया, 48। सल्फेट का कितना हो गया इक्विवेलेंट मास, 48। आपको कार्बोनेट आयन जानते हो, CO3 2- होता है, इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, कार्बन 12 और ये 48, तो टोटल हो गया 60/2 मतलब 30। क्लियर हुआ। ये किसके इक्विवेलेंट मास देखें, आयन के, और आयन के लिए x क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं एसिड का इक्विवेलेंट मास देखा, बेस का देखा, आयन का देखा। अब मैं आपको बता रही हूँ किसी एलिमेंट या किसी एटम का इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट और एटम, एक एटम का इक्विवेलेंट मास निकालना है। कैसे कैलकुलेट, तो अगर कोई एटम है उस पर कोई चार्ज भी नहीं है, न्यूट्रल एटम है, तो x होता है वैलेंसी। x क्या होता है, वैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन है, हमारे को पता है हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाती है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 1। एक बॉन्ड बनाएगी, इसका मतलब उसकी वैलेंसी 1 है, तो इसके लिए x कितना हो गया, 1। तो इक्विवेलेंट मास हुआ है 1.008/1। आपके पास क्लोरीन है, कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, तो एटॉमिक मास 35.5 और क्लोरीन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, तो डिवाइडेड बाय 1। ऑक्सीजन एटम का इक्विवेलेंट मास चाहिए, तो 16/2, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। नाइट्रोजन का चाहिए तो 14/3। 3 क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाती है, 3, उसकी वैलेंसी है 3। तो अगर एटम की बात चल रही है, तो एटम की बात चल रही है तो हम x क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर, उस एटम की वैलेंसी। नेक्स्ट अब अपन देख रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, किसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के लिए x होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज, सॉल्ट के लिए x क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल्स आप देखिए, NaCl है, CaCl2 है, Al2SO4 होल थ्राइस है, Na2CO3 है। और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है m/x। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ x ही है, m तो एटॉमिक मासेस को ऐड करोगे अपने आप आ जाएगा। x क्या है, अब NaCl में देखो x क्या होगा, Na पे चार्ज होता है +1, Cl पे -1, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, 1, तो यहाँ पर 1 से डिवाइड करना है। कैल्शियम पे चार्ज होता है +2, एक क्लोरीन पे होता है -1, तो 2 क्लोरीन पे -2, ठीक है। तो इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ, 2, तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे। एल्यूमिनियम का चार्ज इधर लिखा हुआ है, एक एल्यूमिनियम का चार्ज है +3, तो 2 एल्यूमिनियम पे कितना हुआ, +6। सल्फेट पे होता है -2, तो 3 सल्फेट पे हुआ -6, मतलब यहाँ टोटल पॉजिटिव कितना है, 6। अगर ये एग्जाम्पल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए
तो इसका मतलब आपको सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकालना आ गया है। एल्यूमिनियम सल्फेट, एक एल्यूमिनियम पे +3 है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, तब आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने लिखा है टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो एक एल्यूमिनियम पे +3 है, तो 2 एल्यूमिनियम पे तो टोटल कितना हुआ, +6। तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पर 6 से डिवाइड करना होगा। सोडियम पे एक पे होता है +1, तो 2 सोडियम पे कितना होगा, +2। और कार्बोनेट तो CO3 2- होता है, तो यहाँ किससे डिवाइड करोगे, 2 से। क्लियर हो गया। ये था हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता तो क्या करते, m बाय कैल्शियम पे +2, कार्बोनेट पे -2, तो m/2। और मैंने अभी मॉलिक्यूलर मास के टाइम आपको बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 100/2, तो ये कितना हो गया अपने पास में 50। कितना हो गया, 50। इसका मतलब अगर हमारे को सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास बताना है तो अपने को x क्या हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज। लेकिन सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास 2 तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो यही मेथड है, जैसे CaCO3 था, CaCO3 का भी आपने देखा इक्विवेलेंट मास हो गया 100/2। 2 क्यों करा, क्योंकि इस पे +2 चार्ज था, तो ये हो गया 50। सेकेंड मेथड, इसी का इक्विवेलेंट मास, अगर किसी सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास चाहिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इक्वल्स टू, आप ये लिख सकते हो कि इक्विवेलेंट मास ऑफ केटायन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ एनायन। ये मेथड भी है, इससे भी सेम ही वैल्यू आएगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं तो कैल्शियम कार्बोनेट में केटायन कौन है, Ca2+, और एनायन कौन है, CO3 2-। एनायन कौन है, CO3 2-। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट मास निकाल लूँ, इसका निकाल लूँ और दोनों को ऐड कर दूँ तो भी CaCO3 का इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। कैल्शियम का कितना होगा, तो कैल्शियम का होगा, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, डिवाइड किससे करेंगे अपन, 2 से, प्लस कार्बोनेट, कार्बन का 12 और इसका 48, तो ये हो गया 60 /2। तो 40/2 20, 60/2 30, यानी कि टोटल कितना हो गया 50। तो भी इसका कितना आया है 50, और आप डायरेक्ट भी करते तो भी कितना आता 50। तो दोनों में से कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए। ये अपना टॉपिक था इक्विवेलेंट मास। तो बेटा आज अपन ने 3 मासेस देखे हैं। एटॉमिक मास जो आपको लर्न करने हैं। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ अ सिंगल एटम। और एटम क्योंकि बहुत छोटा है तो हम इसको किलोग्राम में मेजर नहीं करेंगे, अपन इसके लिए बहुत छोटी सी यूनिट लेंगे, उसको बोलते हैं AMU। AMU का फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। और AMU की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, U होता है यूनिफाइड मास। क्लियर हो गया। एटॉमिक मास होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर कार्बन में जैसे अपन ने देखा 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है तो उसका एटॉमिक मास कितना हो गया 12। क्लियर हो गया। और मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करोगे, एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए और जितने भी एटम्स हैं उन सब के एटॉमिक मासेस का सम कर देना, तो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। मैंने जो भी मॉलिक्यूल्स आपको बताए हैं और जो भी एटॉमिक मासेस बताए हैं वो मोस्ट कॉमन है और जो हमारी केमिस्ट्री में बार बार यूज़ होते हैं, तो वो तो हमें करने ही करने हैं। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट मास जो आज अपन ने देखा है वो कौन सा था, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास होता है m/x। ठीक है। और m/x में m क्या है, एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो गया। x सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एसिड है तो x क्या होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयन, और बेस है तो x क्या होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन। सॉल्ट के लिए x क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज, और अगर कोई आयन आ जाए या रेडिकल आ जाए तो x क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और एटम के लिए x क्या होगा, उसकी वैलेंसी। ये था अपना इक्विवेलेंट मास।